बेटे कोई नहीं आया तो हम भी क्लास खत्म कर देंगे, और क्या करें। सर कुछ कहना है सर? किसको कहना है? सर ये क्लास कितना टाइम चलेगी? भाई क्लास कितना टाइम चलेगी, हो सकता है 5 सवा 5 तक खत्म कर दो। क्यों तनवीर साहब, आपको अगर मसला होगा मैं क्लास लंबी लूंगा तो? साहब अगर आपको मसला। नहीं सर ठीक है सर, आप ले ले क्लास 1 घंटा। हाँ 1 घंटा ही है, 5 सवा 5 तक। हाँ जी, तो लास्ट हमारी बात हुई थी किसकी? क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट की, यानी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो विलियम क्रूक्स ने बनाया था। और हमने वहाँ पे 4 कंडीशंस देखी कि ऑर्डिनरी प्रेशर पे क्या हुआ, फिर 100 mm ऑफ एच पर क्या हुआ, फिर हमने देखा कि 1 mm ऑफ एच पर क्या हुआ, फिर हमने देखा 0.001 mm ऑफ एच पर क्या हुआ। तो प्रेशर को कम करते करते उसने देखा कि भाई जब उसने बहुत ज्यादा प्रेशर कम किया तो गैसेस के मॉलिक्यूल अंदर कम हो गए, तो कैथोड से जो चीज निकल रही थी वो एनोड पर जा रही थी, इसलिए जा रही थी क्योंकि उसमें गैसेस के मॉलिक्यूल कम होने की वजह से उनको स्पेस मिली जाने के लिए, तो इसीलिए उन्होंने जो है वो ट्रेवल कर लिया था। ठीक है भाई, जब गैसेस के मॉलिक्यूल ज्यादा थे तो तब भी कैथोड से कोई चीज निकल तो रही होगी, बट क्योंकि जगह ना होने की वजह से वो ट्रेवल नहीं कर पाए, जिसे हमें नजर नहीं आया। तो गैसेस का जब प्रेशर यानी वॉल्यूम कम किया तब हमें पता चला। तो चले भाई आगे की बात करते हैं भाई। आगे हमारे पास कैथोड रेस क्या है। तो भाई हमारे यहाँ जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो अभी हमने कल पढ़ी थी, उसमें हमारे पास जो ठीक है भाई, ये थी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। यहाँ लगे हुए थे 2 इलेक्ट्रोड, मैंने बैटरी ऊपर बनाई थी, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो एक वैक्यूम पंप लगा हुआ था, जो कि वैक्यूम यानी प्रेशर को रिमूव कर रहा था। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव वाले को एनोड कहते हैं, नेगेटिव वाले को कैथोड कहते हैं। अब यहां से कुछ रेस निकल रही थी भाई, यहां से कुछ रेस निकल रही थी, और वो जा कहाँ रही थी? एनोड के पास जा रही थी। अब इनकी कुछ चीजों की कंफर्मेशन करनी थी। कंफर्मेशन तो ऑटोमेटिकली यहीं पे ही हो गई भाई, कि नेगेटिव है पॉजिटिव के पास जा रही है, तो इसका मतलब तो भाई इस पे नेगेटिव चार्ज होगा ना, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव के पास ही जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव के पास थोड़ी जाएगा। तो ये बात तो कंफर्म हो गई, बट यकीन नहीं था ना। तो यकीन ना होने की वजह से इसलिए जो है उन्होंने क्या किया, इनकी कुछ कंफर्मेशन करी। तो कैथोड रेस की कुछ प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। क्या प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है कैथोड रेस की?
पहली बात भाई, क्या कैथोड रेस जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है या नहीं, पहली बात। क्या इसका कोई मास है। फिर इसके अलावा हम इस पे बात करेंगे कि भाई इनकी डिफ्लेक्शन यानी इन पे क्या कंफर्म नेगेटिव चार्ज ही है, ठीक है। इसके अलावा फिर हम बात करेंगे कि भाई ये तो एक्सरे प्रोड्यूस करती है, इसके अलावा ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती है। तो मैं यहाँ सिर्फ 4 पॉइंट लिखवाऊंगा, ठीक है, 4 पॉइंट इनफ है। बट हर पॉइंट के साथ डायग्राम होगी, मैं भी बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली आप भी बनाओगे, ठीक है। ठीक है भाई, तो अब जरा मेरा आप लोगों से सवाल, पहला सवाल, हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी चीज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। अगर वो शेडो फॉर्म करती है तो। ठीक है भाई, अगर वो शेडो फॉर्म कर रही है तो इसका मतलब जो है वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो जितनी भी हमारी जैसे लाइट है हमारी, हमारा शेडो क्यों बनता है, हमारा शेडो इसलिए बनता है क्योंकि लाइट जो है वो ट्रेवल करती है ना स्ट्रेट लाइन, तो इसीलिए जो है वो हमारे पास क्या बनाता है, वो शेडो बनाता है। अच्छा जी, इसके अलावा आप बताएं भाई कि अगर हमें पता करना हो कि इस पे नेगेटिव चार्ज है कि नहीं तो हम क्या करें। हाँ जी, अगर इन पर नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट, सॉरी पॉजिटिव की तरफ आएगी, ठीक है, मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव, बिल्कुल। तो ये हमारे पास क्या होगी, इन पे इसका मतलब नेगेटिव चार्ज है। तो सबसे पहले आ जाए भाई, डेफिनेशन लिखें कैथोड रेस की। कैथोड रे की डेफिनेशन क्या है, हेडिंग बना लें भाई, कैथोड रेस की डेफिनेशन लिखें। लिखें, इट इज अ बीम ऑफ लाइट। फिर हेडिंग बनाएगा, फिर हेडिंग बनाए प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। मैं हेडिंग बनाऊंगा ताकि जहन में बात रह जाए। ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन।
these rays produce a sharp shadow when an object is placed in their path, indicating that they travel in a straight line. अच्छा जी, इसकी डायग्राम बनाऊंगा मैं, आप भी बनाएंगे। अब मैं जरा एनोड कैथोड की पोजीशन भी चेंज करूंगा थोड़ी सी, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ से लाइन निकल रही है भाई, यहाँ से ये कर रही है स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल भाई। हमने बीच में रख दिया। अच्छा, पेपर में अगर आप डायग्राम बनाओगे ना तो एक अच्छा इंप्रेशन है, ठीक है। पेपर में ये सवाल लॉन्ग में आता है, तो अगर आप डायग्राम बना दोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन होगा कि हाँ भाई एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर था तभी डायग्राम बनाई, वरना लिखने को तो लिख तो कोई भी देगा ना रट्टा लगा के। ठीक है भाई, ये बीच में एक मैंने रखा प्लस का साइन, तो पीछे इसका एज इट इज शेडो बनेगा, ठीक है। तो पीछे इसका शेडो बन रहा है, यानी ये ऑब्जेक्ट रखा मैंने, ये मैं इसमें अंदर कलर कर देता हूं। और पीछे इसका क्या बन रहा है भाई, शेडो बन रहा है, ठीक है भाई। अभी तो फाइनल थोड़ी हुआ एमसीक्यूज वाला पेपर, अभी तक मीटिंग भी नहीं हुई है आईबीसीसी की, ना एनसीओसी की मीटिंग हुई है, और ना हमारी फेडरल मिनिस्टर साहब ने कोई मीटिंग करी है। तो अभी तक तो पेपर होगा एमसीक्यूज बेस का, तो अभी कोई अता पता भी नहीं है। ठीक है भाई, तो इस तरह से डायग्राम बनाओगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि भाई जब ये रेस ट्रेवल कर रही थी, कि जब ये रेस इसके पास पड़ गई इस पर, तो इसने क्या किया, पीछे इसका शेडो बना दिया। आपकी मर्जी, आप पेपर का शेप कुछ भी ले लो भाई, आप मल्टीप्लाई कर लो, आप प्लस कर लो, आप कोई कुछ भी बना लो, जो आपको अच्छा बनाना है। पीछे शेडो बस वही बना देना, हाथ बना दो, पीछे हाथ का शेडो बन जाएगा। अगली हेडिंग बनेगी कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स।
हाँ जी, अगली लिखवा दूं, बना ली डायग्राम। बेटे कल की क्लास का मैं कल बताऊंगा, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली हो सकता ना हो। अच्छा, आज की क्लास मैंने ली क्यों है? आज की क्लास मैंने इसलिए ली है क्योंकि मैंने कल ऑफ किया था। सैटरडे के ऑफ की वजह से मैं आज क्लास ले रहा हूँ। ये एक्स्ट्रा क्लास का मकसद कल वाली क्लास को कंपनसेट करना है जो मैंने कल ऑफ किया, और थोड़ा लंबा पढ़ा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। कल वाली एक्स्ट्रा क्लास होगी, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है ना भी हो, वो डिपेंड करता है, क्योंकि हो सकता है मेरा एक प्लान है, मुझे जल्दी जाना हुआ तो मैं शायद क्लास ना लूँ, और जल्दी नहीं जाना हुआ तो क्लास ले लूंगा। हाँ जी, अगली हेडिंग बनाए, कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। लिखें कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक field towards positive electrode, indicating that they consist of negatively charged particles. हाँ जी, यहाँ से जो रेस निकल रही थी वो कहाँ जा रही थी? नीचे ऐसे, ठीक है भाई, पॉजिटिव की तरफ जा रही थी, यानी ये नेगेटिवली चार्ज है, और ये जा किसके पास रही है भाई? पॉजिटिव के पास जा रही थी, तो ये डिफ्लेक्ट टुवर्ड पॉजिटिव। हम ये भी कह सकते थे कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ पोल की तरफ करेगी, तो नॉर्थ पोल इज अ पॉजिटिव पोल एंड साउथ पोल इज द नेगेटिव पोल।
बेटा ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। अब आप ये समझ रहे होगे कि कर्व हो गया, कर्व नहीं हुआ, ठीक है। ये कर्व नहीं है, ये डिफ्लेक्ट हुई, मुड़ गई ना। यानी अगर मैं एक चीज चल रही है, क्योंकि मैं एक आम एग्जाम्पल दे दूँ, आपने स्ट्रेट जाना था एक रूट पर, ठीक है। आप स्ट्रेट ट्रेवल कर रहे थे रोड के ऊपर, आप गए सामने डेड एंड। अब दो रास्ते हैं, सीधे हाथ पे और उल्टे हाथ पे, आपको जहां जाना होगा उस हिसाब से जाओगे ना, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल भाई, ये इसको इसी तरीके से हो गया कि जब एक चीज ट्रेवल कर रही थी स्ट्रेट लाइन में, हमने बीच में उसके पॉजिटिव ले आए, तो वो क्या करेगी, वो उसकी तरफ मुड़ जाएगी। नॉर्थ नेगेटिव होता है, नॉर्थ नेगेटिव होगा, साउथ पॉजिटिव होगा भाई। कंफ्यूजन मैं भूल जाता हूँ। जज़ाकल्लाह, आपने मुझे ठीक कर दिया भाई। नॉर्थ नेगेटिव और साउथ पॉजिटिव। यानी अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होती तो भाई बहुत शुक्रिया, आपने सही किया। तो यानी ये साउथ की तरफ गिरता, नॉर्थ की तरफ नहीं गिरता, साउथ की तरफ मुड़ता। हाँ भाई, लिख लिया, बना लिया। आगे चलूं चौथे तीसरे पॉइंट पर। ठीक है, अगर कोई कॉपी नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, ये फाइल अभी मैं भेज दूंगा। जी बिल्कुल भेज दूंगा मैं अभी ये। possess मास एंड एनर्जी। अब इसका एक मास है, ये बात हमें कैसे पता चलेगी भाई। एनर्जी तो है ऑटोमेटिकली, वो तो ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी तो होगी ना। मास की बात कैसे पता चलेगी। मुझे एक बात बताएं, अक्सर ऐसा होता है हमारा हाथ सुन हो जाता है ना। हाथ सुन, नम, नम कहते हैं, NUMB, नम, नम्बनेस कहते हैं, सुन होना। हमारा हाथ सुन हो जाता है, तो हमारा हाथ जो सुन हुआ या पाँव जो सुन हुआ, वो खुद से हम नहीं उठा सकते। हमें दूसरे हाथ की मदद से फिर उठाना पड़ रहा होता है, या हम उसको थोड़ा सा उठाकर जो है वो थोड़ा सा मूव करते हैं, तो वो नमनेस खत्म हो जाती है। तो हमारे हाथों में, पाँव में, पूरे जिस्म में नमनेस होती है, सुन हो जाता है। तो जब वो सुन हो जाता है तो उसमें अंदर फोर्स खत्म हो जाती है ना। अब हम कोशिश भी कर रहे होते हैं तो सही से उठा नहीं पा रहे होते, हमें दूसरे हाथ की मदद चाहिए। इसी तरह से भाई, कि अगर किसी चीज का मास है, ठीक है जी, यानी फोर्स ही नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो वो उठ ही नहीं सकता। और अगर फोर्स एनर्जी होती तो वो खुद मूवमेंट कर लेता। यानी नमनेस के दौरान एनर्जी खत्म हो जाती है हाथ के अंदर, देखा जाए तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन, यानी जो कैथोड रेज हैं, उन कैथोड रेस की अगर हमें पता करनी है कि हाँ भाई इसके अंदर जो है वो कुछ मास है या इसके पास कुछ एनर्जी है, तो हमने ये किया, हमने इसके रास्ते में एक पैडल लगा दिया। क्या लगा दिया, पैडल। हमने क्या लगा दिया, इसके रास्ते में एक पैडल लगा दिया। अब अगर पंखा लगा दिया, अब अगर कैथोड रे इस पैडल से या इस पंखे से टकराए और अगर वो मूव कर दे, तो इसका मतलब मास है, एनर्जी है। और अगर मूव ना करे तो इसका मतलब मास और एनर्जी नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, कैथोड रेस के सामने एक पैडल रखा, और जब कैथोड रेस मूव कर रही थी तो वो पैडल मूव हो रहा था। तो इससे इन्हें ये पता चला कि भाई कैथोड रेस पजेस मास एंड एनर्जी, कि कैथोड रे के पास मास है और एनर्जी भी है। तो इसकी भी वर्डिंग लिख लेते हैं भाई।
these rays can drive मतलब चलाना, ठीक है, ड्राइविंग वाला, a small paddle wheel if placed in their path indicating that particles of cathode rays have mass and energy. मैंने जानबूझ के छोटी और पतली बनाई है भाई। हाँ जी, बीच में एक पैडल लगाया, जब हमने लगाया तो इसने मूव करना शुरू किया होगा, ठीक है। किस तरीके से मूव कर रहा होगा, जैसे पैडल लगा हुआ है फॉर एग्जांपल ये, तो जैसे ये टकरा रही होगी तो ये ऐसे मूव कर रहा होगा, ठीक है जी। मूव करेगा तो इससे हमें पता चल गया कि भाई देख पजेस मास एंड एनर्जी। आखिरी हेडिंग, फ्लोरेसेंस वाली बात समझा दूंगा, लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि फ्लोरेसेंस वाली बात अभी अच्छे से नहीं समझ आएगी, क्योंकि वो आगे का बहुत टॉपिक है। वो आगे जब समझाऊंगा ना दोबारा तो फिर ये वाली बात याद भी करा दूंगा मैं। तो चौथी बात मैं लिखवा रहा हूँ कि भाई दे प्रोड्यूस एक्सरे। ये क्या प्रोड्यूस करती है भाई? एक्सरे प्रोड्यूस करती है। एक्सरे का क्या काम है? सबने सुना होगा एक्सरे। हाँ भाई, एक्सरे का नहीं सुना कभी? कभी करवाया तो होगा ना, किसी का तो कराया होगा, अपना नहीं कराया होगा एक्सरे। हाथ का, पाँव का, कभी तो किसी का हाथ पाँव टूटा होगा, ठीक है जी। एक्सरे हमारे पास जो है वो क्या है, हम क्या करते हैं, एक नॉर्मली मैं आपको करता हूँ एग्जांपल देता हूँ कि जब हम जाते हैं किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा फॉर एग्जांपल हाथ टूट गया, मैं गया एक्सरे कराने। मैं एक्सरे कराने गया तो मुझे कैसे पता चला मेरा हाथ टूट गया भाई, या हल्का सा क्रैक आ गया है हड्डी में, कैसे पता चलता है? एक्सरे क्या करती है, एक्सरे जो है ना वो हमारी बॉडी में से पास हो जाती है, एक्सेप्ट बोन। बोन में से पास नहीं होती वो, इसीलिए वाइड इमेज आ जाती है। यानी आपने देखा होगा कि हम लाइट में देख रहे होते हैं, सिर्फ बोन नजर आ रही है, बाकी कुछ नजर नहीं आ रहा। तो जो बोन है वो यानी उस पर स्ट्राइक करके वो एक प्रोड्यूस कर रही है भाई, कलर प्रोड्यूस कर रही होती है, यानी ये वो उस पर रोक रही है, बोन्स रोक रही है। अगर बोन के अंदर क्रैक होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उसमें से भी रेस पास हो जाएंगी ना, एक्सरे एक्सरे पास हो जाएंगी। तो यानी जहाँ क्रैक होगा वहां पर थोड़ा सा ब्लैक शेड होगा, तो इसीलिए हम उसे रोशनी में देखते हैं, ताकि हमें नजर आ जाए भाई कहीं क्रैक है, तो पता चल जाए कि भाई अच्छा यहाँ से एक्सरे पास होगा, इसका मतलब भाई यहाँ पे क्रैक है। तो एक्सरे क्या करती है, हमारी बॉडी में बोन्स में से पास नहीं हो पाती, बाकी पूरी बॉडी से पास हो जाती है। एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होती है भाई?
एक्सरे प्रोड्यूस होती है कि जब कैथोड रे निकलती है तो वो जाती है एनोड के पास। ठीक है भाई, कैथोड रे जब हमारी निकलती है, भाई ये रहा कैथोड, ये रहा एनोड, ये बैटरी लगी हुई है। ठीक है भाई, यहाँ से कैथोड रे जा रही है तो इससे टकरा भी तो रही होंगी ना भाई, इससे भी तो टकरा रही होंगी। जब वो इससे टकराएंगी तो इसके टकराने पर यहां से कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हैं। यहां से जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं उन्हें एक्सरे कहते हैं। यानी एनोड से निकलने कुछ पार्टिकल्स, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? एक्सरे। एक्सरे डिस्कवर किसने किया था? एक्सरे डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है डब्ल्यू रोएंटजन नाम है। ठीक है भाई, एक्सरे मेरे ख्याल से स्पेलिंग आगे पीछे शायद हो गई हो, तो डब्ल्यू रोएंटजन नाम है। इसीलिए एक्सरे को पहले एक्सरे नहीं, रोएंटजन रेस कहते थे। ठीक है भाई, एक्सरे को पहले क्या कहते थे? रोएंटजन रेस कहते थे। ये बात कहाँ आ सकती है? एमसीक्यूज में आ सकती है। एमसीक्यूज में पूछ ले भाई रोएंटजन रेस किसे कहते हैं, आप कहोगे भाई एक्सरे को कहते हैं। या वो पूछ ले भाई एक्सरे को और क्या कहते हैं, तो आप कहोगे भाई रोएंटजन रेस कहते हैं। तो वो ये पूछ ले भाई एक्सरे किसने डिस्कवर करी थी, तो साइंटिस्ट का नाम याद करना है सिर्फ। साइंटिस्ट का नाम याद कर लिया तो रेस का दूसरा नाम भी याद हो गया, रोएंटजन रेस। ठीक है भाई, ROENTGEN, रोएंटजन। ठीक है भाई, तो एक्सरे प्रोड्यूस कब होती है? जब कैथोड से जो रेज निकले, यानी कैथोड रे, वो एनोड से टकराए तो एनोड में से कुछ पार्टिकल निकल रहे हों तो वो कहलाते हैं एक्सरे। और इसी की मदद से मोज़ेले ने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया था। ठीक है भाई, इसी की वजह से एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ था, बट वो बहुत आगे जाके हुआ था। 1913 या 1923 इस तरह से कुछ काम हुआ था, तब जाके एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ था। तो इसने ये काम किया था, किसने? मोज़ेले ने। तो इसकी भी वर्डिंग लिख लें भाई, वर्डिंग लिख लें, उसके बाद बात को खत्म करते हैं, यहीं पे क्लास को भी एंड कर दूंगा मैं, कि व्हेन कोलाइड विथ एनोड some short wavelength electromagnetic radiation generate known as एक्सरे, या ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं रोएंटजन रेस। अब नहीं कहते, ठीक है, बट हमारी एमसीक्यूज में आ सकता है, इसलिए आपके जहन में रहे, इसलिए मैंने लिख दिया। अच्छा, यहाँ कुछ बातें आई हैं, उनको जरा मैं हाईलाइट करता हूँ। शॉर्ट वेवलेंथ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये बड़ी काम की चीज है भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR कहते हैं इन्हें हम। किनको? भाई प्रूफ ऐसे ही मिला, क्रूक्स को कहाँ मिला? ये काम तो आगे ही हुआ है, हम पढ़ भी रहे हैं इसमें। यानी कैथोड रे की प्रॉपर्टी में हम ये पढ़ रहे हैं, काम आगे ही हुआ था ये। यानी काम ये रोएंटजन ने किया था, इसने नहीं किया है। ठीक है, काम रोएंटजन का ही है, बट हम पढ़ रहे हैं कैथोड रे की प्रॉपर्टी है ये, कि भाई कैथोड रे से एक्सरे प्रोड्यूस होती है। काम आगे का है, बट पढ़ साथ रहे हैं। क्योंकि भाई हमारे यहाँ बहुत सी चीजें ना मिक्सअप हो जाती है, मिक्सअप होने की वजह से ये सारी चीजें क्रिएट कर रही होती है। मैं इसीलिए कह रहा था कि मैंने जुमे को ये बात कही थी कि यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीजें जो हुई कब, पढ़ कब रहे हैं, और काम कब हो रहा है, ये मसला है।
और सबसे बड़ा मसला पता है कि हमारी किताब में एक आता है प्लम पुडिंग मॉडल, वो ही नहीं पढ़ाते। जो मेन मॉडल है जिससे एटम और ये सारी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये सारे मसले हल हुए, प्लम पुडिंग मॉडल कहलाता है, वो पढ़ाते ही नहीं हमारी किताब में। एक शेयर करूंगा मैं ग्रुप पे चीजें कि किस तरीके से वो सारी चीजें हुई हैं। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी किस तरीके से, क्या मामलात हुए थे, सारे काम हुए, हर चीज बड़ी आगे पीछे हुई हुई है। रदरफोर्ड ने 1911 में न्यूक्लियस डिस्कवर कर दिया, और 1923 में जाके जो है वो न्यूट्रॉन डिस्कवर हो रहा है। ठीक है भाई, फिर एटॉमिक नंबर 1923 या 1913 में डिस्कवर हो रहा है। ठीक है, एटॉमिक नंबर था ही नहीं, इलेक्ट्रॉन का पता ही नहीं था, यानी इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, एटॉमिक नंबर नहीं पता। तो ये सारी चीजें इतनी आगे पीछे हुई हैं, सारी इतनी मिक्सअप हो गई हैं कि अगर इसको हम हर जगह अलाइन करने बैठे ना तो हमें तो 2-3 साल सिर्फ इस चैप्टर यानी इस टॉपिक को पढ़ने में निकल जाए। इतना डिटेल्ड टॉपिक है ये। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है बात? कंफ्यूजन है कोई? ये 40 मिनट से ऊपर हो गए ना क्लास को शुरू हुए? 4:21 पे मैंने क्लास शुरू की थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यार मैंने कभी पढ़ा नहीं कि इनका नाम एक्सरे क्यों हुआ रोहिंटन रे के बाद। मैंने कभी इस पे देखा नहीं। मैं यकीनन पढ़ के बता दूंगा आपको कि इनको एक्सरे क्यों कहते हैं। मैं इंशाल्लाह आज ही पढ़ लूंगा कि इसको एक्सरे क्यों कहा गया, या नाम चेंज करके एक्सरे क्यों रखा। तो इंशाल्लाह आज इसको डिस्कस खुद में पढ़ लूंगा, फिर आपको बता दूंगा, क्योंकि मैंने खुद कभी नहीं सोचा भाई। थैंक्स कि आपने मेरे जहन में ये बात डाल दी। मैं इंशाल्लाह आज पढ़ता हूँ और फिर आपको इंशाल्लाह अगली क्लास में, यानी अगर कल होगी तो कल, नहीं तो थर्सडे को मैं क्लास में ये बता दूंगा कि एक्सरे क्यों का इनको। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करूं मैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ना वो एक रेंज है रेडिएशंस की। आप लोगों ने अल्ट्रा वायलेट का नाम सुना? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती है भाई। फिर आपने रेडियो फ्रीक्वेंसी भी सुना होगा। रेडियो वेव्स होती है जिसकी वजह से रेडियो चल रहा होता है। रेडियो जो चल रहा है, रेडियो फ्रीक्वेंसी पकड़ता है तभी तो रेडियो चलता है। तो ये सारी एक रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। मैं आप लोगों को पूरी रेंज बताता हूँ कि सबसे ज्यादा किसकी पावरफुल है और कौन जो है वो सबसे वीक होती है। भाई सबसे ज्यादा गैमा रेज है पावरफुल ना, गैमा रेज। गैमा रे के बाद आता है एक्सरे, एक्सरे के बाद आती है यूवी, यूवी के बाद आता है विजिबल, विजिबल के बाद आती है इंफ्रारेड, आईआर कहते हैं जिसे। फिर आती है माइक्रोवेव, फिर आती है रेडियो वेव। ठीक है भाई, तो सबसे पावरफुल गैमा रेज है।
गैमा रे, और सबसे कम जो है ना वो रेडियो वेव। रेडियो वेव के बाद और भी आती है लॉन्ग रेडियो वेव, वो सबसे और वीक होती है। तो ये पूरी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की पूरी एक क्या है, पूरी सीरीज है। अच्छा, डिफाइन करना चाहें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को तो वो क्या है? एनर्जी पैकेट्स है। क्या है? एनर्जी पैकेट्स क्या है कि भाई ये एनर्जी है। इसकी मैं बड़ी एक आम एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। तो हमारी सन है ना, सूरज, सूरज से, सन से यूवी लाइट आती है। कौन सी लाइट आती है? अल्ट्रा वायलेट, यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती है। ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, बिल्कुल ये कह रहा है एनर्जी का सेल। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन तीन किस्म की होती है, एक होती है यूवी ए, एक होती है यूवी बी, और एक होती है यूवी सी। आप लोग मुझे एक बात बताओ, कभी सन ब्लॉक यूज किया है? सन ब्लॉक, सन ब्लॉक पे लिखा हुआ होता है यूवी करके कुछ, तो क्यों लिखा होता है? सन ब्लॉक पे यूवी इसलिए लिखा होता है कि वो क्या करती है, सन ब्लॉक जो है वो हमारे ऊपर एक लेयर बना देता है। ठीक है, वो लेयर की क्या प्रॉपर्टी है कि भाई वो जो भी सन रेज आ रही है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, वो उससे हमारी स्किन पर इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है भाई, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। तो ये अल्ट्रा वायलेट जो है वो तीन किस्म की होती है जिसकी वजह से हमारे पास सन से आ रही है। अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से दो हैं जो कि खतरनाक हैं, ये दोनों, यूवी ए और यूवी बी। यूवी ए और यूवी बी ना स्किन कैंसर करती है। यूवी ए और यूवी बी क्या करती है? स्किन कैंसर करती है। और स्किन कैंसर करती है तभी अल्लाह पाक ने ना ओजोन लेयर बनाई। ओजोन लेयर इसीलिए बनाई, ओजोन लेयर क्या कर रही है, यूवी ए और यूवी बी को रोक देती है, यूवी सी हमारे काम की वो आ जाती है नीचे। अब अल्ट्रा वायलेट की एनर्जी ज्यादा थी तभी उसने ओजोन लेयर को क्या किया, कवर करके हमारे पास आ गई। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा कि हमारी यहाँ गाड़ी खड़ी है धूप के अंदर, गाड़ी धूप में खड़ी थी, अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है वो शीशे के थ्रू गाड़ी में एंटर हो गई। वो जब शीशे के थ्रू गाड़ी में एंटर हुई ना तो उसकी एनर्जी लॉस हुई, वो अल्ट्रा वायलेट से इंफ्रारेड में कन्वर्ट हो गई। अब इंफ्रारेड गाड़ी से दोबारा बाहर नहीं निकल सकती, अब इंफ्रारेड दोबारा गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकती, तो वो गाड़ी के अंदर टकराती है ना शीशों से, बॉडी पार्ट से, तो वो हीट प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से गाड़ी गर्म हो जाती है। तो यानी यूवी लाइट की इतनी एनर्जी थी कि वो शीशे में से तो आ गई, बट जब वो शीशे में से अंदर गई तो इंफ्रारेड में कन्वर्ट हुई, और जब वो इंफ्रारेड में कन्वर्ट हुई तो वो दोबारा एनर्जी कम होने की वजह से बाहर नहीं निकली। तो आप देख लें, मैंने आपको बिल्कुल सही बात बताई कि अल्ट्रा वायलेट इज मोर एनर्जेटिक एंड आईआर इज लेस एनर्जेटिक। ठीक है, तो गामा रेस सबसे ज्यादा, फिर एक्स रे, फिर यूवी, फिर विजिबल, फिर आईआर, फिर माइक्रो और फिर रेडियो। अच्छा, माइक्रोवेव जो है, यानी हमारे यहाँ जो ओवन होते हैं उसके अंदर जो वो गर्म कर रहा होता है खाना, तो माइक्रोवेव होती है वो, तभी तो उसको माइक्रोवेव का नाम दिया कि वो माइक्रोवेव जो है वो क्या करती है, इमिट कर रही होती है जिससे खाना गर्म हो जाता है। होता क्या है, वो खाने से टकराती है, हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होने की वजह से खाना गर्म हो रहा होता है। ठीक है, खराब है, माइक्रोवेव नहीं यूज करना चाहिए हम लोगों को, बट हम लोगों की आदत हो गई है, तो माइक्रोवेव यूज नहीं करना चाहिए, ये भी कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है ऑन मीन टाइम। तो भाई रेडिएशन क्या है भाई, एनर्जी पैकेट्स है। हाँ भाई, तो अब बताओ क्लियर हो गई बात? तो इंशाल्लाह आगे की बात करेंगे। हमारा प्रोटॉन की डिस्कवरी रिड्यूस सिलेबस में तो नहीं है, मगर हम एक काम ये भी करना है कि मैं तो पढ़ाता हुआ जाऊंगा, उसको थोड़ा सा टच करता हुआ जाऊंगा ताकि बात क्लियर हो, ताकि अगली टॉपिक को समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पहले अगले वाले टॉपिक को पढ़ूंगा। बेटा विजिबल रेस तो वो है ना हमें जो नजर आ रही है, यानी हमें जो कलर नजर आता है ना किसी भी चीज का, वो विजिबल रेस की वजह से नजर आता है। अब आपके सामने अगर कोई चीज कलर्ड है तो वो विजिबल रेस की वजह से तो है। ठीक है बेटे, तो मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ क्लास। कल की क्लास का मैं कल सुबह बता दूंगा। ठीक है, सुबह तो नहीं, मतलब दोपहर में 2, ढाई, 3 बजे तक मैं मैसेज कर दूंगा कि भाई क्लास होगी या नहीं होगी।
ठीक है भाई, बाकी किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो भाई व्हाट्सएप, और मैं ये फाइल अभी जो है वो आप लोगों को भेज दूंगा। रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई जिन्होंने क्लास नहीं ली उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि उन्होंने क्लास क्यों नहीं ली। तो लेक्चर रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा, सिर्फ फाइल मिलेगी। ठीक है, चले भाई क्लास एंड कर रहा हूँ मैं। अल्लाह हाफिज।